Welcome, my friends. Welcome to my channel Astrotech by Rohit. टाइमिंग ऑफ मैरिज में जहाँ तक हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोड में पढ़ा कि ट्रांजिट गुरु और शनि और मंगल के ट्रांजिट के थ्रू आप महादशा लॉर्ड में प्रॉपर अंतरदशा लॉर्ड और एक प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में ट्रांजिट कितना मदद करता है। एक अगर महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड दोनों तीनों अगर अलाइन कर जाए उसी समय ट्रांजिट के थ्रू, यानी पूरे टेन्योर में चाहे महादशा लॉर्ड का हो या अंतरदशा लॉर्ड का एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, अगर ट्रांजिट इस पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है तो एक प्रत्यंतर दशा में आके आपकी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हम लोग इतना तो पिछले 3 एपिसोड में देखे कि शनि का ट्रांजिट को कहाँ कहाँ देखना चाहिए, गुरु का ट्रांजिट जो 2 ट्रांजिट है कहाँ कहाँ देखना चाहिए, और हम लोगों ने मंगल के ट्रांजिट को भी देखा। ट्रांजिट तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक महादशा लॉर्ड ने अपने पूरे महादशा टेन्योर में शादी का चैप्टर खोला है कि नहीं, अंतरदशा लॉर्ड उस चैप्टर को एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा वो अंतरदशा लॉर्ड डिसाइड करेगा, और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो अंतरदशा और महादशा का काम है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके सामने वाले को दे देगा। पर इन सब में उसी दौरान ट्रांजिट को भी मदद करना पड़ेगा। मेरे ट्रांजिट की अलाइनमेंट मैच होनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि ट्रांजिट तो सपोर्ट पे है पर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा उस समय गलत ग्रहों की हो या सूटेबल ग्रहों की ना हो, तो उस समय ट्रांजिट अपना रिजल्ट या महादशा का रिजल्ट या प्रॉपर में सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि आपका अंतरदशा पड़े, प्रत्यंतर दशा पड़े, पर ट्रांजिट आया ही, तो प्रत्यंतर दशा में अगर ट्रांजिट ही नहीं आया तो यह अंतरदशा आपका फेल हो सकता है। आपको फिर एक नेक्स्ट अंतरदशा की तरफ जाना पड़ेगा, या नेक्स्ट प्रत्यंतर हो सकता है अंतरदशा में आए, पर्टिकुलर प्रत्यंतर दशा में आपका वो ट्रांजिट मदद नहीं कर रहा है, कोई एक छोटा प्रत्यंतर दशा को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर पूरी तरह से ट्रांजिट मदद करेगा। हम लोग इस चार्ट के थ्रू देखेंगे कि जब महादशा लॉर्ड को आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसके महादशा काल में शादी हो सकता है, तो आप ट्रांजिट चेक करना शुरू करो। ट्रांजिट जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे अंतरदशा को अपने उसमें लेना शुरू करो। जैसे जैसे आप टेन्योर रिड्यूस करते चलोगे ट्रांजिट के थ्रू, हेल्पफुल ट्रांजिट, सपोर्टिव ट्रांजिट, प्रत्यंतर दशा को साथ में लो। उन प्रत्यंतर दशा को लो जो अलाइन कर रहे हैं अंतरदशा के रिजल्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने 3 एपिसोड में देखा, पर उसको प्रैक्टिकली में कैसे रखना है या उसको कैसे बताया जा सकता है वो चीज हम लोग आज देखेंगे। इस कुंडली को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये 29 अप्रैल 1983 का बॉर्न है, मेल है कैंडिडेट, समय है शाम के 6:10 और जगह का नाम है दिल्ली। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसकी महादशा लॉर्ड्स क्या क्या थे जब वो आया, जब वो जन्म लिया तो उस समय महादशा लॉर्ड था, महादशा लॉर्ड का पैटर्न क्या है, तो इसका महादशा लॉर्ड क्या क्या था जब वो जन्मा। तो महादशा लॉर्ड इसका शनि का लगा सबसे पहले, ये रहा जून 1989 तक। फिर हुआ बुध का, ये रहा जून 2006 तक, और फिर लगा केतु जून 2006 से जून 2013। ठीक, अब जून 2013 हम लोग अब इसका एज कैलकुलेट करें। किसी भी 83 का बॉर्न है तो 21 साल तो प्राइम में निकलेगा, लीगल एज भी 21 है, मेल है तो अगर 21 साल है तो 83 + 21, 3 1 4 8 2 है, 2004 के बाद फेज बनता है जहां पर शादी मुझे ढूंढना है। तो 2004 किस फॉल में पड़ रहा है? 2004
मेरा यहां पर पड़ सकता है आखिरी दौर पे और यहां, ठीक है, एक राइट पेज है। अब हम लोग देखें बुध क्या देगा। बुध उस कुंडली का शुक्र के साथ बैठा है, यूजेबल है, लेकिन 2006 में एज कितनी है, जस्ट 21 साल हुआ है। 4 में 21 हुआ है, 5 में 22 और 23, ठीक है। तो क्या बुध अपने समय में देगा? तो बुध महादशा का आखिरी दौर अगर ये कई साल हुआ तो बुध का आखिरी दौर चल रहा होगा बुध में शनि, ये लास्ट तक चलेगा 2006 तक, मे बी शायद 2003 से शुरू होगा, ठीक है। अब 2003 से 2006 में बुध में शनि, हमारे हिंदुस्तान में 21 साल लीगल एज है। आखिरी पेज पढ़ रहा था शनि का, क्या शनि बुध में शादी करवा देगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। शनि लगन पे बैठा है, 5th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है, एस्पेक्टेड बाय 7th लॉर्ड है, एंड सूर्य से एस्पेक्ट है, सूर्य एग्जॉल्टेड है, शनि भी एग्जॉल्टेड है। क्या शनि कर देगा? यहां से तो दिखता है, लेकिन शनि मेरा रेट्रो है। एक शनि किसके नवमांश में जाके बैठा है? गुरु के नवमांश में। वहां पर राशि कौन सी है? धनु की। वो पकड़ कहां रहा है? 3rd हाउस। गुरु मेरा क्या है? 6th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड। शनि की राशियों में कौन बैठा है? शनि की राशि में D9 में बुध बैठा है, यानी शनि बुध का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। बुध मेरा क्या है? 12th लॉर्ड। वो जाके कहां बैठा है? 8th हाउस पे। तो शनि में शादी करना थोड़ा मुश्किल है। शनि अपने समय में बाकी सब चीजें दे सकता है, पढ़ाई दे सकता है, उच्च का पढ़ाई दे सकता है, आप पढ़ाई में तेज हो सकते हैं उस दौरान में, लेकिन शादी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बुध में मुझे इसके आसार बहुत कम है। तो अब हम कहां जाएंगे? केतु में। मेरे पास केतु बना, तो क्या केतु मुझे शादी देगा? सोचने वाली बात है। तो केतु महादशा को चेक करो। केतु मेरा 3rd हाउस है, 3rd हाउस में बैठा है, वो 6th लॉर्ड बन रहा है एंड 3rd लॉर्ड बन रहा है, ठीक। केतु मेरा नवमांश में मंगल की राशि पकड़ा है, और वो भी एरीज साइन पकड़ा है। एरीज साइन मेरा 7th हाउस हो रहा है। केतु करा सकता है। एक फर्स्ट रीजन, केतु चंद्र से, केतु को देखो, चंद्र से, चंद्र लगन से केतु मेरा क्या बन रहा है? चंद्र लगन से, इसको मिटा दे, केतु रीजन पहला, केतु एरीज नवमांश पकड़ा हुआ है, ये मेरा 7th हाउस है D1 का, ये एक रीजन अच्छा लग रहा है। दूसरा, चंद्र लगन से केतु 2nd लॉर्ड प्लस चंद्र लगन से केतु 2nd लॉर्ड और 1 2 3 4 5 5th लॉर्ड बन रहा है। नया फैमिली, शायद संतान, और मेरा प्रारब्ध करेक्ट कर दिया। केतु प्रारब्ध से करेक्ट कर दिया। अगर मेरे प्रारब्ध में शादी है, हालांकि शुक्र यहां पर बेहतर पोजीशन पे, इसमें इस चार्ट में प्रॉमिस ऑफ मैरिज दिख रहा है, तो केतु ने क्या किया? सीधे कनेक्ट कर दिया आपके पास्ट कर्म के लेखा जोखा से। उसमें शादी की फाइल है तो वो निकल जाएगी। तो केतु यहां से, ये रीजन है। अच्छा, थर्ड कोई रीजन है? थर्ड रीजन है चंद्र से D9 में, चंद्र से 7th लॉर्ड बन रहा है। हमने आपको क्या बताया था? जब आप प्रॉमिस ऑफ मैरिज ढूंढते हैं
तो D9 और D1 में चंद्र से, शुक्र से और लगन से 7th हाउस को एनालाइज करने का, यही हम लोगों ने सीखा था ना प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो D9 में चंद्र से 7th लॉर्ड बन रहा है, ठीक। अच्छा, केतु और किसी से संपर्क बना रहा है, हाँ, केतु चौथा, केतु को शनि देख रहा है, एस्पेक्ट, भले रेट्रो है, एस्पेक्ट कर रहा है शनि, क्योंकि क्या है शनि, शनि मेरा 5th लॉर्ड है प्लस 4th लॉर्ड है, मेरा 5th लॉर्ड फिर से आ रहा है, ये वाला फिगर 5L 5L 2L, ठीक है। तो कंप्लीटली केतु का अगर हमको रीजन बोलने पड़ा तो मेरे पास 1 2 3 4 रीजन है। एक और चीज, केतु का डिस्पोजिटर लॉर्ड गुरु 2nd हाउस में गया है, उसको शुक्र ने देखा है, ये भी एक रीजन है डिस्पोजिटर थ्योरी का, कि अगर जिसका प्लैनेट जिस राशि में बैठा है, अगर उसका राशि लॉर्ड किसी घर में गया है, तो ये प्लैनेट जो टेनेंट है, केतु गुरु का टेनेंट है, गुरु मकान मालिक है, मकान मालिक चला गया 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु के रिजल्ट में 2nd हाउस का भी इफेक्ट रहेगा, ठीक है। और वैसे भी केतु का राशि लॉर्ड गुरु 2nd हाउस में बैठा है, और वहां पर जो चंद्र लगन है, वहां पर 7th लॉर्ड शुक्र उसको देख रहा है, या गुरु चंद्र लगन का 7th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु पे जो मेरा केतु का राशि लॉर्ड है, उसको शुक्र का इंफ्लुएंस है। गुरु को यहां देखो, गुरु अगेन वर्गोत्तम होके D9 का लगन में बैठा है, और गुरु मेरा कौन है, गुरु मेरा केतु का राशि लॉर्ड है। तो हम 5वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, केतु का राशि लॉर्ड 2nd हाउस में है, और दूसरा पॉइंट, केतु का राशि लॉर्ड को शुक्र देख रहा है, देख रहा है। तो ये 5 रीजन है जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि केतु के टेन्योर में, 7 इयर्स के टेन्योर में आपका शादी है। ये रीजन वही है, चंद्र लगन से एरीज नवमांश पकड़ा है, एरीज मेरा 7th हाउस पढ़ रहा है, केतु मंगल उसका नवमांश लॉर्ड पढ़ रहा है, वो भी एरीज, तो केतु 7th हाउस से रिलेट कर गया, केतु 7th हाउस का रिजल्ट कर सकता है। एक दूसरा, चंद्र लगन से देखें तो केतु चंद्र लगन से 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। D9 में चंद्र से 7th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। और केतु शनि, मेन लगन में केतु को शनि देख रहा है, जो 5th लॉर्ड है, प्रारब्ध से कनेक्ट कर दिया, 4th लॉर्ड है जो सुख से कनेक्ट कर दिया, और ये तीनों घर 7th हाउस के सपोर्टिव हाउसेज हैं। तो मेरा केतु कंफर्म हो गया कि ये इज अ सूटेबल एमडी, डिस्पाइट 3rd लॉर्ड बन रहा है केतु एंड 6th लॉर्ड बन रहा है। उसके शादी वाला चैप्टर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसके जीवन के अपने रंग का बात नहीं कर रहे, अदर कलर्स ऑफ लाइफ के बारे बात नहीं हो रहा है, वो बात बाद में होगा। अभी का सब्जेक्ट हमें शादी देखना है, क्या केतु में शादी होगा कि नहीं। केतु सिटिंग इन 3rd लॉर्ड, केतु सिटिंग इन 3rd हाउस इज गुड। अब हम आते हैं कि हमारा एमडी फाइनल हो गया। कभी भी एमडी को ना एक रीजन दे के नहीं निकलने का, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन एक मोर देन वन होना चाहिए।
आपके पास केतु के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होना चाहिए, केतु के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होना चाहिए, उस रीजन को डिफाइन करो। ठीक है, अब हम आते हैं केतु मेरा एमडी कब शुरू हुआ। केतु शुरू हुआ जून 2006 से। यहां पर हम ट्रांजिट चेक करना शुरू करेंगे। ट्रांजिट चेक करिए। यार हिंदी खराब है मेरा। ठीक है, ट्रांजिट चेक डू इट। ठीक है, अब क्या ट्रांजिट में हम क्या तुरंत जाएंगे, हम शनि तक। मेरे को केतु का एमडी मिल गया, एमडी केतु मिल गया, मुझे चेक करना है क्या मेरा केतु के कार्यकाल में शनि का ट्रांजिट कब फेवरेबल पोजीशन पे आ रहा है। तो हम एक बार चेक करेंगे, जब मेरा केतु शुरू हुआ तो उस समय शनि किधर था। तो केतु जब शुरू हुआ तो शनि मेरा कौन से हाउस में था। जब केतु शुरू हुआ तो ट्रांजिट का शनि वेर, ये ढूंढना है। ठीक है ना, तो केतु जब शुरू हुआ तो ट्रांजिट का शनि ये यहां पर था। अक्टूबर 2006 को शनि कर्क राशि में गोचर कर रहा था। कर्क राशि कौन है, कर्क राशि यहां पर है, तो शनि मेरा यहां पर था। कर्क राशि में 31 अक्टूबर 2006 को वो शनि यहां गोचर कर रहा था। तो शनि यहां से गोचर करके क्या किया, तो शनि ने यहां से गोचर करके मेरे 7th लॉर्ड को देखा। ठीक है, तो ये जब उसने मेरे 7th लॉर्ड को देखा तो शनि ने मेरे 7th लॉर्ड को देखा, उसको एक्टिवेट किया। तो शनि शनि मंगल को देखा। कब देखा, अक्टूबर 2006 को। मेरा 7th लॉर्ड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को लगन को भी एक्टिवेट करना है, तभी तो कंडीशन फुलफिल होगा। नहीं किया तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 7th लॉर्ड को उसने अक्टूबर 2006 को शनि ने एक्टिवेट किया। शनि 1 नवंबर, जस्ट एक महीना बाद क्या, ये शायद 31 अक्टूबर को था, और 1 नवंबर को शनि गोचर कर रहा था सिंह राशि में। शनि यहां चला गया। शनि का ये शनि 1 नवंबर को शनि यहां पर था। यहां से उसने लगन को देख लिया। तो मेरा 1 नवंबर को शनि टीआर वाला ट्रांजिट शनि लगन को एस्पेक्ट कर लिया, मेरा लगन एक्टिव हो गया। तो विद इन 3-4 डेज, अगर हम एग्जैक्टली पूछो तो हम तुम्हें बताएं, 31/10/2006 को शनि 10th हाउस कर्क, शनि कर्क में था, और 1/11/2006 को शनि सिंह में चला गया। विद इन 2 डेज शनि ने लगन हाउस और 7th लॉर्ड दोनों को एक्टिव कर दिया। तो मेरे पास रेंज क्या बचा, तो अब हम इसको मिटाएं। तो 1/11/2006 को शनि यहां पर था। 1 नवंबर 2006, ये 1 नवंबर 2006 को शनि यहां पर था कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर
को शनि यहां था, विद इन मैंने एक दिन के अंदर शनि ने सेवेंथ लॉर्ड प्लस लगन हाउस एक्टिव कर दिया। तो 1/11/2006 से मेरे पास 2.5 साल अप्रोक्सीमेटली, हम बार बार बोलते हैं 2.5 साल, इसका मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है, एवरेज रेंज मेरे पास बन जाता है। ठीक है, 2.5 साल का रेंज पड़ा, जो लगभग पड़ेगा 1/11 से लेके लगभग 2008 तक। ठीक है, मेरे पास है रेंज। जरूरी नहीं है इस रेंज में शनि आएगा तो करके निकल गया तो आप शादी कर लीजिएगा, नहीं। अब मेरे पास ये वाला रेंज आ गया 1/11/2006। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या गुरु ने एक्टिव किया है किसी को। गुरु को भी एक्टिव करना है ना, गुरु को भी एक्टिव करना है एमडी शुरू होते ही चेक करने के लिए, तब ना हम एडी को पकड़ेंगे। ये एक तरीका हम आपको बताया, ऐसे तो एडी आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं, पर हम एक रेंज, एक तरीका से एडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल से भी देखेंगे। हमारे पास 2008 का रेंज, शनि का ट्रांजिट कंप्लीट, केतु 2006 को चढ़ा, उसी समय हम गुरु का ट्रांजिट भी देखें। तो गुरु का ट्रांजिट मेरे 17 एक्सिस को, यानी शनि का जो फाइल है, शनि का फाइल को साइन करना है उसको। ठीक है, चाहे चंद्र लगन से 17 एक्सिस या मेन लगन से 17 एक्सिस, कुछ तो करे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर 2006 को गुरु यही था लगन पे। ये देखो गुरु यहां पर था तुला राशि में अक्टूबर 2006 को। तो अक्टूबर 2006 को जब शनि कर्क में था, शनि उसी समय गुरु तुला में था। गुरु ट्रांजिट, गुरु तुला में है, जो मेरा 7th हाउस पढ़ रहा है, एंड गुरु वहां से स्ट्रेट, सॉरी ये मेरा लगन हाउस पढ़ रहा है, गुरु स्ट्रेट मेरा 7th हाउस को देख रहा है। उसने ये दोनों को एक्टिव कर दिया। गुरु मेरा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में शनि ने 2 राशि कर्क से सिंह गया, उसने इसको एक्टिवेट किया, और कर्क से उसने मंगल को एक्टिवेट किया, जो मेरा मंगल एरीज में पड़ा था, उस मंगल को एक्टिवेट किया। और गुरु उसी दौरान अक्टूबर 2006 में जब शनि ये काम कर रहा था, गुरु लगन पे बैठा हुआ था, और लगन से उसने लगन हाउस और 7th हाउस दोनों को एक्टिव कर दिया। तो मेरा कंफर्म हो गया, गुरु ने भी फाइल अप्रूव कर दिया। अब हमको उस समय मेरा दशा क्या चल रहा था, अंतर दशा। तो केतु में केतु होता है एक, अगर एडी चेक करें तो केतु आएगा, फिर आएगा शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, फिर सूर्य के बाद चंद्र। तो केतु कब शुरू हुआ? तो केतु जब शुरू हुआ वो समय था, केतु शुरू हुआ जून 2006 को, केतु में केतु, ये खत्म हुआ नवंबर 2006 को। उसके बाद शुक्र शुरू हो गया, शुक्र शुरू हुआ नवंबर 2006 से शायद जनवरी या फरवरी 2008 तक है। मेरा केतु एडी में शादी देता नहीं, एडी में केतु दे नहीं पाता, क्योंकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर और अक्टूबर में ही तो गुरु और शनि ट्रांजिट पे बराबर पे सपोर्ट पे दे रहे थे। तब तक तो केतु पार कर गया, लगभग पार ही कर गया। तो केतु जब तक मेरा एक शनि ट्रांजिट पे एक्टिव करे, गुरु ट्रांजिट पे एक्टिव करे 17 एक्सेस, केतु मेरा क्रॉस कर गया। लेकिन केतु और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी कहा जाए, केतु में केतु जब एक ही ग्रह की दशा हो तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि केतु बहुत हद तक ये भी है और ये भी है। तो अपने अंतर दशा पे वो ज्यादा शादी का फोकस नहीं करेगा, भले ओवरऑल टेन्योर में देगा, लेकिन वो एक एडी सिलेक्ट करेगा। आपको वो एडी आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो एडी केतु का काम कर दे। केतु अपना काम प्रोमिनेंटली ना करके वो ये राशि वाला काम ज्यादा जोर से करेगा। ठीक है,
तो केतु और वैसे यहां पर केतु थर्ड लॉर्ड बन रहा है, सिक्स्थ लॉर्ड बन रहा है, तो बहुत हद तक केतु सपोर्ट अपने अंतरदशा में अपना काम नहीं करने वाला। जनरली ऐसे भी जब एमडी और एडी का दशा होता है तो बहुत प्रोमिनेंटली अपना रिजल्ट वो जो देने का सोचा है वो नहीं देता है, बाकी ग्रहों से करवाता है। लेकिन फिर भी जहां पर वो बहुत प्रोमिनेंटली एंड फोर्सफुली वे में पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट देना होता है तो जरूर देता है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों की केतु में शादी नहीं हुई है, पर वहां पर है कि केतु प्रोमिनेंटली वो 7th हाउस से बहुत तगड़े ढंग से रिलेट होना चाहिए। यहां पर उस हद पे नहीं है, नवमांश के थ्रू है, ये नवमांश के थ्रू है, चंद्र के थ्रू है ना। उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड यहां बैठा है और चंद्र लगन से वो 2nd हाउस है, वो बराबर पे नहीं बैठा। और वैसे भी ट्रांजिट मेरे को सपोर्ट पे नहीं है, वो अक्टूबर 31 अक्टूबर 1 नवंबर में जाके दोनों एक्टिव कर रहे हैं, तो केतु का एडी तो कैंसल आउट हो गया। मेरे पास बचा नवंबर 2006 को ये शुक्र चालू हुआ। क्या शुक्र एक प्रॉपर एडी है? क्योंकि मेरे एक्टिव होने के बाद ये एक एडी स्टार्ट हुआ है, तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र मेरा चंद्र लगन से 7th लॉर्ड है, समझे? तो ये तो बहुत प्रोमिनेंटली आ गया, डायरेक्टली रिजल्ट मैंने डायरेक्टली आपका नजर आ रहा है। एडी जो शुक्र है वो चंद्र लगन से 7th लॉर्ड है, चंद्र लगन से 7th लॉर्ड। शुक्र कारक है, बोल्ड के निकल जाने से नहीं चलेगा, ये है रीजन। लेकिन जस्ट बिकॉज इज अ कारक ये कोई रीजन नहीं है, ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, पर बहुत हल्का रीजन हो सकता है। आपको रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा, वरना कभी कभी शुक्र भी शादी नहीं करवाता है, वो बाकी सब कर देगा जो जो उसका काम है उस कुंडली में, पर शादी के घर के सामने से गुजर के ठेंगा दिखा के निकल जाए, वो भी करता है शुक्र। जरूरी नहीं है कि कारक ही कर दे, कारक तो शुक्र यहां पर मेरा एडी बन रहा है, ये शुक्र कारक है, ठीक है, अपनी जगह पे है, पर उसके पास रीजन, शुक्र के पास एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि उस कारकत्व को वो प्रॉपरली दे पाए। तो शुक्र चंद्र लगन से 7th लॉर्ड बन रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण अगर हम बोले तो वो आपने अगर D9 चार्ट पे गौर किया हो तो शुक्र मेरा D9 चार्ट का 7th लॉर्ड भी बन रहा है, ये टॉरस साइन है, ठीक है। और चंद्र लगन से शुक्र मेरा 7th लॉर्ड बन रहा है, उसको देख कौन रहा है? चंद्र लगन से उसको देख रहा है 2nd लॉर्ड गुरु फ्रॉम चंद्र लगन। एंड कौन देख रहा है? 5th लॉर्ड गुरु फ्रॉम चंद्र लगन। तो ये चंद्र लगन से शुक्र जो है 7th लॉर्ड बन रहा है, एस्पेक्टेड बाय 2nd लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। बहुत प्रोमिनेंटली शुक्र दिखा रहा है कि मुझे फिर से मेरे प्रारब्ध से जोड़ रहा है, जो महादशा लॉर्ड ने प्रारब्ध से जोड़ा था, 5th हाउस से। क्योंकि केतु भी चंद्र लगन से 2nd हाउस का मालिक बन रहा था एंड 5th हाउस का चंद्र लगन से 5th हाउस का मालिक बन रहा है। यहां पर भी शुक्र मालिक तो नहीं बन रहा है, पर शुक्र को 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड दोनों देख रहे हैं। शुक्र तो बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। तो शुक्र मेरा D9 में 7th लॉर्ड है और प्लस D1 में चंद्र लगन से 5th लॉर्ड प्लस 2nd लॉर्ड गुरु से एस्पेक्टेड है। तो ये प्रोमिनेंटली तो शुक्र मेरा ट्रांजिट पे भी मेरे को नजर आ गया कि गुरु और शनि ने एक्टिव कर दिया है और ये एडी सूटेबल है, वही उसी ट्रांजिट पे गिर रहा है आके। अब हमको चलना है, हम सेफ हो गए, मेरा एमडी का सिलेक्शन टिक हो गया और शुक्र का सिलेक्शन टिक हो गया। अब मुझे एक अच्छा पीडी चूज करना है, ठीक है, और रिडक्शन करना है।
अब हम जाएंगे कहाँ? अब हम जाएंगे गुरु के सेकंड ट्रांजिट पे, जहां पर वो शुक्र को एक्टिव करे, या फिफ्थ हाउस लॉर्ड, या फिफ्थ हाउस को, या फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड, और या फिर नाइन्थ हाउस एंड लॉर्ड, इन सबके कॉम्बिनेशन में किसी एक कॉम्बिनेशन को वो एक्टिव कर दे, तो मेरा रिडक्शन जो हो जाएगा विद इन 1 ईयर हो सकता है शायद। अब आते हैं गुरु का सेकंड ट्रांजिट। सेकंड ट्रांजिट गुरु का क्या बोलते हैं? पहला गुरु का जो फर्स्ट ट्रांजिट था वो 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट करना था, चाहे वो D1 से करे या चंद्र लगन से करे, ठीक है। तो यहां पर गुरु ने वो टिक कर दिया है। अब गुरु का सेकंड TR जो ट्रांजिट है उसको या तो वो शुक्र को करे, +5HL में से किसी एक को करे, या 5HL + 5L, या 5H/L + 9H/L, इसमें से कोई एक को कर दे, है ना। ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन बने एक को कर दे, तो हम लोग, मेरे पास शुक्र का एडी फाइनल हो गया। शुक्र शुरू कब हुआ? तो शुक्र शुरू हुआ, एडी जो शुक्र का शुरू हुआ वो नवंबर 2006 को, ये शुक्र का एडी शुरू हुआ। उसी दौरान में तुम देखो अक्टूबर 2006 को गुरु यहीं था, समझे। तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने एक तो 1/7 को एक्टिव किया था, और साथ में क्या किया, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का भी एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है। गुरु ने यहां से फिफ्थ हाउस को भी एक्टिव किया, इसको भी एक्टिव कर दिया, यानी गुरु की सेकंड ट्रांजिट जो थी अक्टूबर 2006 को फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों को एक्टिव कर दिया। और तरीका देखने का इसको, गुरु के सेकंड ट्रांजिट को, आप बोल देंगे भाई साहब नवंबर में शुरू हुआ, आप इसका देख रहे हैं अक्टूबर में। हम ये कह रहे हैं और भी इसको रुको, अभी ट्रांजिट तुम देखो, यहां से तो करा था, शुक्र चालू हुआ, पर फिर भी तुम बोल रहे हो कि एक और रीजन तो बताइए, इतना थोड़ा सा लेवल पे, रेंज पे लाइए एडी पे। ये बात भी सही है, तो आओ चेक करो। गुरु अगर अक्टूबर में यहां था तो गुरु ने नवंबर, गुरु यहां पर चला गया, ये गुरु चला गया नवंबर 2006 को, एक महीने के अंदर। अक्टूबर 2006 को गुरु तुला राशि में था। गुरु जो ट्रांजिट का गुरु है वो अक्टूबर 2006 को 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट किया, मेन लगन का, प्लस फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को भी किया। ये यहां से देखा और ये यहां से देखा, पर ये अक्टूबर में देख रहा था। ठीक है, आपकी एक रीजन कि भाई साहब शुक्र तो सन 15-16 नवंबर से शुरू हुआ है, या ऐसे में शुरू हुआ है, तो ये तो कवर नहीं हो रहा है, हो सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, गुरु नवंबर 2000 से एक महीने के बाद गुरु शिफ्ट कर गया। गुरु इस समय गुरु था तुला में पहले बार में, और नवंबर 2006 को गुरु ट्रांजिट का गुरु TR ये चला गया स्कॉर्पियन में, और यहां से क्या किया, यहां पहुंच गया। जब वो यहां पहुंचा ट्रांजिट का गुरु, तो उसने अभी उसको सेकंड वाला ट्रांजिट करना है। फर्स्ट वाला ट्रांजिट को 1/7 एक्सिस को उसने अक्टूबर में ही कवर कर दिया था, तो शनि की फाइल अप्रूव हो गई, 2.5 साल का रेंज अप्रूव हो गया। अब उसको शुक्र एंड 5 वाला एक्सेस, और या तो फिर 5 और 9 वाला एक्सेस को फिफ्थ हाउस लॉर्ड या नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड, इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी एक को कॉम्बिनेशन को एक्टिव करना था। तो शुक्र चंद्र, जब गुरु एक महीना बाद नवंबर में यहां पर था स्कॉर्पियो साइन पे, ये ट्रांजिट चार्ट है, ये यहां पर था, ये घर स्कॉर्पियो राशि, ये सेकंड हाउस पड़ रहा है। ये सेकंड हाउस है क्या, लगन का सेकंड हाउस है, पर चंद्र लगन का वो
लगन हाउस है। तो गुरु स्कॉर्पियो में था, जो चंद्र लगन का लगन हाउस है। वहां से उसने क्या किया, वहां से उसने शुक्र को देखा। गुरु यहां पर ट्रांजिट कर रहा है नवंबर को, गुरु ने चंद्र लगन से, तो गुरु ने शुक्र को एक्टिव किया। स्कॉर्पियो से गुरु ने टॉरस साइन को देखा, वहां पर मेरा शुक्र बैठा है। तो गुरु ने स्कॉर्पियो साइन में बैठ के गुरु ने शुक्र को एस्पेक्ट किया। ठीक है, और क्या क्या गुरु शुक्र को एस्पेक्ट किया, किसमें, वृषभ राशि में। गुरु ट्रांजिट वाला गुरु स्कॉर्पियन में रह के मीन को देखा। शुक्र ने मीन राशि को एस्पेक्ट किया। ये क्या है, ये चंद्र लगन का 5th हाउस है। ये चंद्र लगन का 5th हाउस है, समझे। ये चंद्र लगन का 5th हाउस है। तो शुक्र ने, गुरु ने ट्रांजिट में इसको किया और इसको किया। तो अक्टूबर में तो उसने इसको किया था और शुक्र की एडी लग गई। तो हम बोले एक और रीजन ढूंढिए आप। तो अगले महीने ही उसने राशि बदल दी, नवंबर में 2006 को, और वहां बैठ के चंद्र लगन का 5th हाउस और चंद्र लगन से 7th लॉर्ड, और चंद्र लगन से अगर आप गुरु की ये ट्रांजिट देखो तो ये चंद्र लगन का 1-7 एक्सिस को एक्टिव कर दिया, राइट। प्लस उसने शुक्र को 5th हाउस को एक्टिव कर दिया। एक साथ उसने दो काम किए। इसको अगर हम प्रॉपरली आपको बताएं तो नवंबर 2006 को गुरु ट्रांजिट गुरु स्कॉर्पियन में था। यहां से उसने जो चंद्र लगन का लगन हाउस है, और वहां से उसने 7th हाउस को एस्पेक्ट किया। ये दोनों एक्टिव हुए इस गुरु के उससे। ये मेरा चंद्र लगन है, गुरु यहां ट्रांजिट किया, यहां से उसने ये दोनों एक्सेस को एक्टिव कर दिया, जो मेरा चंद्र लगन का 1-7 एक्सेस है। तो चंद्र लगन का 1-7 एक्सेस एक्टिव हो गया, और ये सब हो रहा है नवंबर 2006, पूरा महीना है ना। दिसंबर में गुरु शिफ्ट कर जाएगा, दिसंबर या जनवरी में, ठीक है। पर नवंबर 2006 को उसने एक्टिव कर दिया, ठीक है। प्लस उसने क्या किया, उसने गुरु टीआर ने शुक्र को देखा, जो चंद्र लगन का 7th हाउस में है। प्लस किसको देखा, मीन राशि, जो चंद्र लगन का 5th हाउस है। उसने फिर से शुक्र कौन सा कॉम्बिनेशन को एक्टिव किया, 5th हाउस वाले, ये वाला कॉम्बिनेशन को एक्टिव किया। मेरे पास नवंबर में दिखाई दे रहा आपको, हाँ, नवंबर 2006 से लगभग 12-13 महीना का रेंज आ गया। अब क्या है, मुझे अब एडी, मेरे को अब ये एडी में छानना है, ठीक है। चलिए एडी अभी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली एडी देखते हैं, सॉरी एडी हम बार बार बोल रहे हैं, एस्ट्रो, अब हमको पीडी छानना है। एस्ट्रोलॉजिकली अब हम लोग पीडी पे जाते हैं। तो शुक्र की एडी में कौन कौन सा प्रत्यंतर पड़ रहे हैं, शुक्र की एडी में शुक्र पड़ रहा है,
शुक्र में सूर्य पड़ रहा है, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब एस्ट्रोलॉजिकली इसको इवेलुएट करते हैं। शुक्र से शुक्र 7th लॉर्ड बन रहा है, दे सकता है, ठीक है, दे सकता है, इट इज अ फीजिबल प्रोडक्ट, तो ये एक फेवरेबल है। और कौन सा पीडी एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग निकालें? सूर्य नहीं, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेड 11th हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड है, उपचय घर का मालिक, सिटिंग इन 7th हाउस। सूर्य अपने ही राशि में है और वो शुक्र को यहां पर एफ्लिक्ट कर रहा है, तो सूर्य सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। और कौन बता, क्या चंद्र देगा? एकदम दे सकता है, चंद्र इज अ सूटेबल कैंडिडेट। एक तो वो चंद्र का लगन लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय शुक्र हु इज 7th लॉर्ड एज वेल एज कारक, चंद्र सेटिंग विद 2nd लॉर्ड, चंद्र लगन से 2nd लॉर्ड और चंद्र लगन से 5th लॉर्ड बन रहा है गुरु, तो बहुत सूटेबल कैंडिडेट है। तो शुक्र चंद्र हो सकता है, क्या मंगल दे सकता है? मंगल तो 7th लॉर्ड ऑलरेडी है, मंगल दे सकता है, मंगल दे सकता है। क्या राहु? राहु नहीं, गुरु 6th लॉर्ड है एंड चंद्र लगन से भले है पर गुरु बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना, गुरु की राशि में गड़बड़ स्थिति लोग बैठे हुए हैं। शनि एग्जॉल्टेड है, 7th हाउस में नहीं, एक बन रहा है बुध। आप बोलिएगा राहु में शादी हो सकता है, राहु शादी कराता है, ये है कई कुंडलियों में देखा गया है, पर क्या ये हमेशा ही लागू होता है? तो नहीं, हमेशा लागू नहीं होता। जिन जिन कुंडलियों में देखा गया है वो राहु कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अगर हम राहु को यहां देखें तो राहु 3rd लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड बन रहा है, और वो शुक्र और ये दोनों 2-12 पे है, पर ठीक अपनी जगह पे है, लेकिन ये ठीक अच्छा चीज नहीं है। राहु यहां पर भी अगर देखो तो तुला राशि पकड़ रखा है, 12th लॉर्ड हो गया है वो D9 में, ठीक है। तो राहु बहुत प्रोमिनेंटली नहीं आ रहा है, 7th से रिलेट नहीं कर रहा है, एक। दूसरी बात, गुरु क्यों नहीं? गुरु प्रोमिनेंटली स्ट्रांगली 6th लॉर्ड है, चंद्र लगन से भले है, पर चंद्र हम लोग ट्रांजिट पे इवेलुएट किए और ऐसे भी देख रहे थे, तो गुरु, एक तो गुरु मेन लगन से 6th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड है, प्लस गुरु की राशि में, एक राशि में केतु है और एक राहु केतु का एक एक्सिस है। यहां पर क्या है ना कि गुरु यहां पर भले लगन में बैठ के फ्रेंडली हाउस में, फ्रेंडली नवमान यहां वर्गोत्तम है, गुरु देने के तो हैं, गुरु को हम टिक भी करेंगे, क्रॉस भी करेंगे, लेकिन क्या गुरु दे देगा? तो इस पे हम ट्रांजिट पे चेक करेंगे। देखो यहां पर मुझे कंफ्यूजन हो गया, क्या गुरु दे सकता है? क्योंकि वो चंद्र लगन से सही दिखा रहा है। तो मेरे पास क्या क्या एडी हो गया? तो मेरे पास एडी में क्या क्या हो गया? मेरे पास पीडी में, तो मेरे पास पीडी में हो गया, एक तो शुक्र का पीडी, दूसरा चंद्र का पीडी, मंगल 7th लॉर्ड है, फिर गुरु और फिर बुध। बुध होगा, बुध चंद्र लगन से शुक्र के साथ ही बैठा है, बुध 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, कारक के साथ बैठा है, 5th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, 2nd लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, चंद्र लगन से, मेन लगन से वो 9th लॉर्ड बन रहा है। बुध का स्वामित्व नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है? शनि, वो एग्जॉल्टेड है, बुध के पास स्ट्रेंथ है कि वो शुक्र का कारकत्व दे निकाल के। शुक्र इस कॉम्बिनेशन में वीक स्थिति में है, क्योंकि शुक्र का नवमांश लॉर्ड सूर्य भरा, डेट इज एंटी पार्टी। एक तो वो 8th हाउस में, हालांकि अपनी ही राशि है, तो हम गुरु को प्लस और माइनस पे रखे थे, ठीक है, ट्रांजिट पे देखते हैं माइनस पे, लेकिन मेरा बहुत प्रोमिनेंटली ये क्या मंगल का कब था? मंगल तो मंगल शायद खरमास में पड़ रहा था, ये शायद उस महीने पड़ रहा था जब शादियां होती नहीं है,
मैंने मुहूर्त उस समय है ये नहीं था, तो ये वाला कैंसल आउट हो गया। ये शायद मार्च के लास्ट वीक से या मिड वीक से लेके अप्रैल के मिड तक, तो आपको पता है होली के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो वो वाला स्थिति में तो ये एडी सपोर्ट पे रहने से भी कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चक्कर है, पर फिर भी अब मेरे पास इतने कंफ्यूजन है कि मेरे पास अभी ये 4 ग्रह नजर आ रहे हैं। ठीक है, कैसे इसको हम फाइनल करें कि हम अगले को पीडी बता पाए, क्योंकि शुक्र की एडी चालू है। तो मेरा अब हम जाएंगे, मेरे पास 1 साल का है, 1 साल में ये 4 ग्रह मेरे को फेवरेबल नजर आ रहे हैं, जो मेरा काम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब या तो ये 4 दे दीजिए आप और दे के छुट्टी करिए, या इसमें से बहुत प्रोमिनेंटली निकालिए। तो आप बोलेंगे साहब चंद्र बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, बुध भी प्रोमिनेंटली दिखा रहा है, हम ये 2 स्लॉट दे देंगे, दे के काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसको और अंदर से जाके देखते हैं कि सटीकता में कौन सा पीडी बैठेगा। तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे मंगल के ट्रांजिट पे। ये तो 1 साल के अंदर आपने 2 पीडी निकाला एस्ट्रोलॉजिकल वे ऑफ डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब इसको प्रिसाइज वे में कैसे चलें? क्या हम मंगल को अलाइन करें कि कोई पीडी के सपोर्ट पे आ जाए, जो इन सब पीडीओ में से कोई एक पीडी के सपोर्ट पे आ जाए। तो मंगल को हम ट्रांजिट पे अब लेंगे रिड्यूस करने के लिए 4-5 महीने में। अब हमको मेरा गुरु का ट्रांजिट 1/7 पे एक्टिव कर गया, 5th हाउस शुक्र को एक्टिव कर गया, काम खत्म। लेकिन मंगल को भी यही चीज करना है कि मंगल को भी 1/7 एक्सेस, मंगल का ट्रांजिट में 1/7 होना है, चाहे वो D1 का मेन लगन हो या चंद्र लगन से, ठीक है। और क्या करना है? मंगल को टीआर में शुक्र प्लस 5HL में कोई एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, यही करना है और तो दिमाग लगाना नहीं है उसको। या फिर 5H प्लस 5L, यही वाला कॉम्बिनेशन में किसी एक को उठाना है। पर सबसे पहले मंगल को वो बड़ी वाली फाइल को अप्रूव करना है, 1/7 एक्सेस, जिसको शनि और गुरु ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। आते हैं मंगल को। मंगल दिसंबर 2006 जब गुरु ट्रांजिट कर रहा था यहां पर, है ना, उसी समय मंगल 2006 में 2nd हाउस पे था, लगन के स्कॉर्पियो राशि में। तो मंगल ट्रांजिट का मंगल दिसंबर 2006 को किसमें था? स्कॉर्पियन में, जो 2nd हाउस हो रहा है, यहां पर था। अभी गुरु का हटा देते यहां से, यहां पर था। यहां से उसने क्या किया? यहां से मंगल ने चंद्र लगन का 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट किया। उसने गुरु और शनि के फाइल को अप्रूवल दिया, ठीक है। अब मंगल को क्या करना है? अब मंगल को करना है कि अब वो गुरु का जो 2nd फाइल है, जिसमें शुक्र और 5th हाउस का कॉम्बो है, 9th हाउस और लॉर्ड वाला छोड़ देना है। मंगल ये चीज नहीं करेगा। तो मंगल को अब गुरु का फाइल शुक्र वाला प्लस 5HL रिलेटेड ये चीज करना है। तो भाई उस दौरान में दिसंबर 2006 के बाद ये सब बन रहे हैं, उसमें से हमने ये चूज किया। अब हमको जाना, इसमें से प्रॉपर सिलेक्शन करना है। क्या चंद्र में कर सकता है? हाँ, दिसंबर से 6 महीना के अंतर्गत हो सकता है, चंद्र बैठा था, है ना। तो मान लीजिए एक चंद्र का बहुत अच्छा ऑप्शन बना। लेकिन आपको ये भी देखना है ना, तो मंगल क्या शुक्र को एक्टिव किया था? हाँ, मंगल यहां से बैठ के शुक्र को एक्टिव कर दिया। क्या मंगल 5th हाउस को किया या 5th लॉर्ड को किया? तो मेरा 5th लॉर्ड शनि बनता है, वो यहां पर है, उसको नहीं कर पाया। लेकिन
चंद्र लगन से मंगल ने 5th हाउस को कर दिया था, प्लस मंगल स्कॉर्पियन साइन में दिसंबर 2006 को मंगल शुक्र को भी कर दिया था। तो मेरे पास चंद्र वाला ऑप्शन तो था। तो आप बोल सकते हैं ट्रांजिट मंगल आपका दिसंबर 2006 को स्कॉर्पियन में, यहां पर मंगल स्कॉर्पियन राशि में ट्रांजिट कर रहा था, तो उसने शुक्र को एक्टिव किया और 5th हाउस, ये चंद्र लगन से 5th हाउस, ठीक है, इसको वो एक्टिव कर दिया। तो मेरा ये चंद्र वाला जो पीडी है, ये फेवरेबल पीडी मेरे को निकल गया, मेरा क्लैरिटी हो गई। लेकिन क्या यहीं पर रुक जाना है भाई? इतना संभावनाओं को लेकर चलना है कि सामने वाला आदमी आगे पीछे कर सकता है। तो क्या इस 1 ईयर के रेंज में गुरु ने तो बोल दिया कि हो जाएगा, तो भाई एक ही दे के भेज दें? इतना भी बुरा कुंडली तो है ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में प्रिंसिपल लागू करके ये 4 निकाले थे। अब हमको देखना है कि क्या मंगल, अगर हम चंद्र में नहीं करता तो मंगल वाला एक पीडी था, पर उस दौरान में मुहूर्त ही नहीं है, कोई हर पंडित छूने से मना कर देगा, भाई साहब शादी मत करिए, टाल दीजिए, क्योंकि है ही नहीं। तो मंगल के बाद गुरु, और गुरु आया, ये गुरु जो पीडी है ये आया जून से लेके अगस्त तक 2007। इस दौरान में ये 6 महीना पीरियड पार हो गया। अब हमें नया ट्रांजिट देखना पड़ेगा मंगल का। तो जून 2006 का स्लॉट पार हो गया, 6 महीना, लगभग 4 से 5 महीना जनरली हम लोग बोलते हैं, तो ये स्लॉट पार हो गया। गुरु बहुत हद तक हम लोग यही डिसाइड किए थे, या तो टिक हो सकता है, क्योंकि डाउटफुल है अगर कि ये कराए, हालांकि चंद्र लगन से दिख रहा है, लेकिन चूंकि मेन लगन का 6 लॉर्ड है और उपचय घर का मालिक है, तो वहां पर गुरु मिक्स्ड रिजल्ट दे सकता है। तो हम लोग उसको एक टिक भी किए थे, साथ में क्रॉस भी किए थे। बस इतना था कि ट्रांजिट सपोर्ट अगर कर रहा है तो वी कैन गो अबाउट इट। और गुरु वैसे भी D9 में लगन पे बैठा हुआ है, और गुरु D9 का 2nd लॉर्ड भी है, तो मेरे को उस पर था, लेकिन साथ में क्रॉस भी था बिकॉज ऑफ D1 का लॉर्डशिप। लेकिन गुरु के तब पहुंचे तो हम ट्रांजिट चेक करने गए। मेरा एक तो ये वाला स्लॉट दिसंबर 2006 से 5-6 महीने का स्लॉट खत्म हो चुका है। जून में शुरू हुआ, अगस्त तक चला, तो स्लॉट बाहर। अब मेरे को दोबारा वो चीज देखना है ना? तो दिसंबर में उसने 17 को तो चालू रखा है, लेकिन दिसंबर में उसने चंद्र लगन से फिर तो शुक्र चालू किया था। अब वो स्लॉट पे गुरु बैठा नहीं है डी। अभी हमको जब गुरु जब आया है तब मंगल का स्लॉट चेक करना दोबारा। वो 17 को कर लिया, अब वो क्या वो फिर से गुरु फिर से शुक्र या 5th हाउस रिलेटेड को जब तक वो टच नहीं करेगा तब तक उसका रिडक्शन 5 ईयर्स तक, सॉरी 5 to 6 मंथ तक जाएगा नहीं ना। यहां पर जब वो पंचम को देखा और यहां से जब वो 7th लॉर्ड को देखा, तो मेरा टेन्योर घट के 6 मंथ, 5 to 6 मंथ, विद इन 6 मंथ हो गया। लेकिन दिसंबर 2006 में ये हुआ था, तो मेरे पास जून आखिरी था जब तक हो जाने के आसार थे, तो उसमें मैंने चंद्र को सिलेक्ट किया था। मंगल के समय में बन नहीं रहा था, राहु इज नॉट अ लॉजिकल कैंडिडेट। जब तक गुरु का पीडी आया तब तक मेरा ट्रांजिट का सिस्टम, ट्रांजिट का जो दिया हुआ पीरियड खत्म हो गया। अब मुझे मंगल को फिर से देखना है कि नेक्स्ट ट्रांजिट में क्या वो फिर से शुक्र या 5th हाउस या शुक्र या 5th लॉर्ड को एक्टिव कर रहा है कि नहीं। तो मंगल मई 2007 को उसने वो ट्रांजिट कर रहा था 5th हाउस में। यहां पर मंगल यहां ट्रांजिट कर रहा था, तो यहां से उसने 1 2 3 4 शुक्र को देखा और 5th हाउस पे था ही। तो मई 2007 को वो 5th हाउस पे था, प्लस उसने शुक्र को देखा। तो मेरा ये मई 2007 से टेन्योर 6 मंथ, अप्रोक्सीमेटली विद इन 6 मंथ चालू हो गया। तो क्या गुरु उसमें शादी होता? हो सकता था,
तो यहां पर तो इसलिए हम लोग जानबूझ के लिखे कि ये प्लस भी है माइनस भी है। हालांकि गुरु में ऐसे सीन में जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट, मिक्स रिजल्ट का डाउट होने लग जाए, क्योंकि लॉर्डशिप एक जगह से खराब है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। और जब गुरु की पीढ़ी चालू हुई तो सेकंड हाउस में लगन का 6th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड एस्पेक्टिंग शुक्र। गुरु गुरु है, पर उसके पास ये लॉर्डशिप भी है, ये गंदी लॉर्डशिप है। अब तुला के लिए तो गुरु खासकर पीडी में 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग शुक्र एंड 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग बुध, 9th लॉर्ड, ये तो अड़चन डालेगा, अड़चने जरूर करवाएगा गुरु। तो ये चीज है। तो मेरे पास गुरु का नहीं था, मेरे पास बुध आया। क्या मेरा बुध सूटेबल है? बुध की पीढ़ी शुक्र का दोस्त है ना, बैठा भी चंद्र लगन में 7th हाउस में है, ठीक है, और ऐसे भी शुक्र के साथ बैठा है। बुध को देखो तो बुध शनि की राशि पकड़ के बैठा है, जो 4th हाउस है ना, और बुध का लॉर्ड नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है, जो एग्जॉल्टेड है। एक और कोई क्या बोलोगे? और चंद्र लगन से बुध को देखो तो एस्पेक्टेड बाय सेकंड लॉर्ड केतु है, और क्या बोलोगे? तो बुध सूटेबल है, क्योंकि वो एक तो एडी लॉर्ड के साथ बैठा है। एडी लॉर्ड तो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो इसमें बहुत जोर है। प्लस बुध चंद्र लगन से 7th हाउस में भी बैठा है, इट्स वन ऑफ द बेनिफिक प्लैनेट, ठीक है। तो ये सूटेबल लग रहा है, ठीक। तो मेरे को बुध में शादी होने के आसार हैं। तो बुध का टेन्योर अगस्त के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि तो देगा ही नहीं, हम लोग सिलेक्ट ही नहीं किए हैं। तो हमारे पास चंद्र का एडी हम लोगों ने पास किया था, पास। गुरु का एडी हम लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि हमें डाउट था। और ट्रांजिट तो सपोर्ट कर रहा था, हमें डाउट था। हमारा एक और अच्छा पीडी बना बुध, और ये दिसंबर 2007 तक चलेगा। दिसंबर 2007, मई 2007 से हमारा मई 2007 को मंगल 5th हाउस में ट्रांजिट किया, उसने शुक्र को 5th हाउस में शुक्र को एक्टिव किया, 5th हाउस एक्टिव किया, फिर से 6 महीना दे दिया, भैया बचे। तो दिसंबर 2000 तक तो कैंडिडेट की शादी इसी दौरान, बुध के दौरान शादी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांजिट कैसे मदद करता है किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो ट्रांजिट कैसे मदद किया? चंद्र में बात नहीं बनी, हालांकि वो चालू था, तो बुध में बात बनी। अगले की शादी हुई 30/11/2007 को। तो आपने देखा ये इस दौरान इसकी शादी हुई, चंद्र में नहीं हुई, सामने में दिक्कत था, ठीक है ना। होता है ना कि आप इस साल शादी कर दीजिए, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी मैरिज हॉल बुक नहीं हो रहा है, तब क्या करें? सड़क पर बैठ के तो शादी नहीं कराइएगा, ठीक है ना। तो ये सब समस्याओं लेके इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 या 2 पीटी अगर फेवरेबल है तो सामने वाले को दीजिए, वो उसमें डिस्कशन आउट करके करना पड़ता है ना। जब मियाँ बीवी को पसंद आ गया तो करना ही कर, लड़का लड़की आपस में पसंद कर लिया। तो आपने देखा कि ट्रांजिट कितना मदद कर। ट्रांजिट अगर सपोर्ट पे नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। ट्रांजिट अगर सपोर्ट पे होगा तो आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने में बहुत मदद करता है। टाइमिंग ऑफ मैरिज स्टिल पीडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मदद करता है। आप सीधे ट्रांजिट देख के नाच नाच नहीं कर सकते,
आप एडीपी एमडी एडी को सिलेक्ट करिए, फिर ट्रांजिट का मजा एनालाइज करिए और उसका मजा लीजिए टू रिड्यूस इट टू सो डैट कि आपके आंसर में 1 या 2 पीडी घुस जाए, सामने वाले को स्लॉटिंग दे दे। कभी कभी किसी कुंडली में इतना होता है कि 3-3 पीडी एक साथ सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। कुंडली करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए ही